गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है एमपी गवर्नमेंट की, उसके ऑर्गन कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एक और था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जो हमने जुडिशरी थी एंड लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव थी, उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। एंड आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे टोटली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशन क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें हैं इस लेक्चर में, उसके बारे में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो लोकल लेवल लाइक जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड जो हमारे ब्लॉक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अथॉरिटी है, उनको कुछ पावर दी गई है काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे, जो कि लोकल लोगों तक उससे जो भी स्कीम है, कोई भी बेनिफिट है, उन तक पहुंच सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी को डिवाइड किया गया, उनको कुछ पावर दी गई हैं जिससे कि वो लोकल लेवल पर वर्क कर सकें एंड जो भी जहां तक जिस स्कीम का फायदा पहुंचना चाहिए वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके, है ना। तो उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया, है ना। और जो सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, वो लाया गया था लॉर्ड रिपन थे, जो ब्रिटिश के, राइट। लॉर्ड रिपन को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, है ना। तो इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा था कि जो हमारे विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसे कुछ लोगों के पास पावर होनी चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए जो कि वहाँ पर अच्छे से वर्क कर सके, वहाँ के लोगों को पावर देनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से वहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशंस एंड जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा पहुँच सके, है ना। तो उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाई गई लॉर्ड रिपन जी के द्वारा। एंड इसको जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया है आर्टिकल 40 में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है आर्टिकल 40 में रखा गया है, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है ना। तो ओरिजिनली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो यूज किया गया था वर्ड का, वो है आर्टिकल 40, है ना। जो आर्टिकल 40 आता है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं आर्टिकल 36 to 51 तक, है ना। तो इसमें हम ये डिसाइड किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाए जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके, उस तरीके के सारे डायरेक्टिव्स बनाए हैं कि किस बेसिस पर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल 36 to 51 तक दिया गया है। ये डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है ये हमारा, जिसमें ये रखा गया है, राइट। एंड फिर इसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पंचायती राज एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायत लेवल पर जो काम किया जाता है एंड जो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जो कुछ अथॉरिटी या डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो पंचायती राज एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड दूसरा है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो सिटीज वाले एरिया में भी मतलब गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी जाएगी, डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर जो सिटी वाले एरिया में, अर्बन एरिया में रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकें एंड वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिसीज हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके अच्छे से। तो ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल यानी रूरल एरिया को, गाँव वाले एरिया को, एंड अर्बन यानी जो सिटीज़ में गवर्नेंस किया जाता है, उसके लिए ये बॉडी का निर्माण किया गया, राइट। जो पंचायती राज एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, कहीं पे भी स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि रूरल राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जैसी कोई चीज़ हो, है ना। इनको बाद में जैसे हम देखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया
कि जो पंचायती राज को लाना चाहिए हमें, इस कमेटी ने रिकमेंड किया। उसी की रिकमेंडेशन के थ्रू जो फर्स्ट जो स्टेट था वो था राजस्थान, जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जो गांव था वहां पर पंचायती राज को बनाया गया है ना। एंड जो रखा गया है, जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें जो हमारे जो भी कुछ भी चीज़ नई बनाई जाती है तो या कुछ ऐड की जाती है, कुछ हटाया जाता है तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं ना। तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ना, जिसके थ्रू पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है ना। और इसको रखा गया पार्ट 9th में, किस नाम से, द पंचायत है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी में से जो हमारी पंचायती राज है उसको पार्ट 9th में रखा गया, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं कि जो पंचायती राज है वो कौन से पार्ट में रखा गया एंड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में लाया गया था। देन आर्टिकल जो मेंशन किया गया है वो था आर्टिकल 243 ओ तक, मतलब जो ओ है मतलब कि हमने कुछ चीज आर्टिकल 243 से लेके 243 तक इसमें पंचायती राज के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होंगे, कैसे कौन कौन यहाँ पर ऑफिसर रहेंगे, उसके बारे में पूरा रखा गया है। तो ये आर्टिकल 243 ओ मतलब यहाँ 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक है ना। इस तरीके से जो क्लॉज है क्लॉज ओ तक रखा गया है ना। एंड इसमें शेड्यूल है वो 11th शेड्यूल, जो पंचायती राज है वो 11th शेड्यूल में रखा गया है ना। और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है 29 सब्जेक्ट्स आते हैं है ना। मतलब पंचायती राज में जो सब्जेक्ट्स टोटल रखे गए हैं जिन पे जो पंचायती राज काम करेगा उसमें 29 सब्जेक्ट्स रखे गए, ध्यान रखिएगा। एमपी में जो फर्स्ट एमपी गवर्नमेंट या एमपी ऐसा पहला स्टेट था जिसने जो पंचायती राज को जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था, राइट। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पूरे इंडिया में एमपी स्टेट एक पहला स्टेट था जिसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायती राज को इस्टेब्लिशमेंट किया था, राइट। और जो पंचायती राज है इसमें जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है प्रॉपरली, कि मतलब जो भी इलेक्शन होंगे तो उसमें इनके लिए भी मौका मिल सके, इनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो एमपी जो फर्स्ट स्टेट था जिसने 50% रिजर्वेशन दिया वुमेन के लिए 2017, मतलब 50% जो भी सीट्स रहेंगी उस पर 50% जो इलेक्शन लड़ सकती हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई सीट्स वुमेन के लिए, राइट है ना। तो ये एमपी पहला स्टेट था पूरे इंडिया में जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है ना। क्योंकि होता है कि जो वुमेन है वो आज भी मतलब इस तरीके से देखे जाते हैं कि मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिक्स में जाने से मतलब क्या करना है, या फिर उन्हें बुरा माना जाता है कि पॉलिटिक्स में वुमेन नहीं जा सकती, वो तो सिर्फ आदमियों के लिए बनी है, वो सिर्फ मेन के लिए बनी। इस वजह से कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है जिस वजह से पॉलिटिक्स में उनको रोका जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो रिजर्वेशन है वो 50% वुमेन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और आज भी क्या होता है, अगर कोई वुमेन इलेक्ट होके भी आती है गांव में तो जो वुमेन सरपंच तो बन जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ का कार्य जो काम होता है वो उसका मतलब हस्बैंड या उससे कोई फैमिली मेम्बर देख रहा होता है ना। तो आज भी सिर्फ नाम के लिए ही वुमेन इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं वो उसके कोई परिवार वाला कोई आदमी हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है, राइट। तो ये देखिए मतलब आज भी ऐसी कंडीशन है कि 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के बाद भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है। चलिए खैर धीरे धीरे मतलब सही हो जाएगी कंडीशन जो भी है। एंड जो इसके बाद हम देखेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है जैसे कि इसको भी जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात की गई थी सबसे पहले वो लॉर्ड रिपन जी के द्वारा ही की गई थी, है ना। और इसको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे पहले जो बात की गई थी वो रॉयल कमीशन जो आया था 1909 में, रॉयल कमीशन लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो लाया गया था 1901 में, जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, है ना। एंड देन ब्रिटिश काउंसिल एक्ट आया था 1919 का, उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी,
है ना। तो ये कुछ मतलब कोई भी चीज़ जब वो होती है बहुत दिनों से, बहुत टाइम से कोई प्रोसेस चली आ रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग बाद में एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अब तो हमारी कंट्री आज़ाद हो चुकी थी, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने की बात की गई थी, है ना। और जो इसको फिर इन फोर्स में लाया गया, मतलब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया, वो था 1 जून 1993, राइट। ये आप याद रखिएगा, मतलब ये डेट, जो दोनों डेट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ही पूछ ली जाती हैं। और इसको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया था पार्ट जो 9th ए है, 9th ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। 9th पार्ट में रखा गया था जो हमारी पंचायती राज था, पंचायती राज को रखा गया था पार्ट 9th में। एंड 9th का ए पार्ट जो था उसमें रखा गया था म्यूनिसिपैलिटीज को, म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया था, है ना, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी आया था नाम। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, है ना, क्योंकि ओ तक 243 ओ तक जो रखा गया था वो पंचायती राज रखा गया था, उसके बाद जो रखा गया पी से लेकर जेड जी तक रखा गया आर्टिकल जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, राइट। एंड इसको जो शेड्यूल था शेड्यूल 12th शेड्यूल में जो 18 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आते हैं, उसको रखा गया शेड्यूल 12th में। एंड 11th शेड्यूल में रखा गया था हमारा पंचायती राज को, है ना। तो ये था हमारा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका डिवीजन पंचायती राज एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि जो मतलब जो पंचायती राज है उसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, है ना, जो पंचायत के लेवल पर इलेक्शन कैसे होते हैं, जो पंचायती राज को भी डिवाइड किया गया है ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड जो लोकल विलेज लेवल पर। इसी तरीके से जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको भी म्यूनिसिपैलिटीज में, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो उसके बारे में हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, इनके बारे में किस तरीके से इनको सीट्स एलोकेट की जाती हैं, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो एमपी है, एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन 3 टायर में डिवाइड किया गया है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड एंड टायर थर्ड, है ना। तो जो एमपी की पंचायत है ना, अलग अलग जो स्टेट हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से एमपी है, एमपी ने जो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टायर सिस्टम में डिवाइड किया है ना, जिसमें आता है फर्स्ट पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे होती है, ग्राम पंचायत होती है वो विलेज लेवल पे होती है ना। एंड जो जनपद पंचायत वो ब्लॉक लेवल पे होती है और जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ना। इस तरीके से जो पंचायती राज है उसका डिवीजन किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो जो ग्राम पंचायत है जो कि विलेज लेवल पे है ना, ग्राम पंचायत है जो कि विलेज लेवल पर है, विलेज लेवल पर है। इसमें जो ग्राम पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। वार्ड्स मतलब एक वार्ड होगी, उसमें कुछ पॉपुलेशन होगी, कुछ लोगों का, कुछ लोग होंगे उस वार्ड में, मतलब उन्हें वार्ड में डिवाइड किया गया, वार्ड फर्स्ट, वार्ड 2, वार्ड 3, है ना। इस तरीके से जो ग्राम पंचायत है उसे वार्ड में डिवाइड किया गया है ना। एंड जो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी विलेज है, अगर कोई भी विलेज है उसमें जो पॉपुलेशन है 1000 पॉपुलेशन है, जिस गांव में 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें कम से कम जो वार्ड्स होंगी वो 10 वार्ड्स होंगी। मतलब अगर कोई भी विलेज है उसमें जो ग्राम पंचायत है वहाँ की, तो वहाँ पे अगर कोई मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, है ना, एक वार्ड में से एक, तो वो वहाँ से 10 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि जो अगर तो जो गांव है ना वो 10 वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, वो हर एक वार्ड का एक मेंबर रहेगा जो कि इलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वार्ड्स में डिवाइड किया गया है ना। और जिस गांव में, जिस विलेज में पॉपुलेशन अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वार्ड्स बनाई जा सकती हैं, मैक्सिमम जो ग्राम पंचायत को डिवाइड किया जा सकता है वो है 20 वार्ड्स में, है ना, 20 वार्ड्स में। और हर एक वार्ड्स का एक मेंबर रहता है जो कि इलेक्ट किया जाता है ना। एंड
जो पंचायत सेक्रेटरी रहता है वो ग्राम पंचायत का एक ऑफिसर रहता है जो कि वहाँ की देखरेख करता है, वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको देखता है ना। तो वो पंचायत सेक्रेटरी रहता है। जो ग्राम पंचायत है उसके इलेक्शन जो किए जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं और अपने मेंबर को चुनते हैं, है ना। कि उनके वार्ड का मेंबर है ना, वो अपने वार्ड में किस मेंबर को चुनना चाहते हैं, और हर एक वार्ड में इससे एक मेंबर चुना जाता है। एंड इलेक्शन उसमें से कई लोग लड़ सकते हैं, लेकिन जो एक मेंबर चुना जाएगा हर एक वार्ड से एक मेंबर रहता है ना। तो इसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है जिसमें लोग स्वयं मतलब खुद चुनते हैं वोट डाल के, उसे डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। एंड जो टेन्योर रहता है जो ग्राम पंचायत का वो रहता है 5 साल। मतलब कोई सरपंच है वहाँ का, वार्ड का मेंबर है, वो 5 साल तक वहाँ पर वो अपनी जो सरपंच रह सकता है वहाँ पर, है ना। और अगर पंचायत सस्पेंड हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो जो फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे विदिन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर वहाँ पर इलेक्शन किए जाएंगे। सस्पेंड होने के बाद, जो पंचायत है उसके सस्पेंड होने के बाद, है ना। तो वहाँ पर ये जरूरी है कि 6 मंथ में वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, है ना। और अगर कोई भी सपोज दैट कि कोई भी मेंबर पसंद नहीं है, कोई भी हमने सरपंच चुन लिया या वार्ड का मेंबर चुन लिया या फिर हमने कुछ भी चुन लिया, कोई सरपंच ऐसा चुना जो कि हमें पसंद नहीं है, अब तो हम उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं जिससे कि उसको हटाया जा सकता है, उस पर्सन को उसके पद से हटाया जा सकता है जो इलेक्ट होके आया है। अगर वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर हमें पसंद नहीं है वो, तो हम उसे हटा सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, है ना। तो इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि मेंबर्स बिठाए जाते हैं वहाँ पर, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, उनमें वोटिंग कराई जाती है। अगर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनमें से अगर 3/4 अगर वोटिंग कर देते हैं तो 3/4 तो वोटिंग कर देते हैं, तो वहाँ से जो भी पर्सन है, जो भी सरपंच है या जो भी इधर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है इसका जनपद पंचायत का भी, उसका भी सेम फंडा यही है। मतलब जो हम जनपद पंचायत में देंगे, जिला पंचायत में देखेंगे, तो यही रखा गया है कि जो अगर हमें मेंबर को हटाना है तो नो कॉन्फिडेंस में हमें 3/4 की जो वोटिंग है उसकी इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए, तो जिससे कि हम जो भी मेंबर है जिसे हम हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं, है ना, जो प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड उसमें से जो 2/3 है, 2/3 जो वोटिंग होनी चाहिए वो फेवर में होनी चाहिए। 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में होनी चाहिए। एंड इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए जब उस पर्सन को हटाया जाएगा, है ना। तो ये है हमारा मतलब ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा कि एंड इसको कितनी वार्ड्स में डिवाइड किया गया है, इसकी पॉपुलेशन मतलब कितनी पॉपुलेशन तक कितनी वार्ड्स हम रख सकते हैं, है ना। तो कम से कम हम रख सकते हैं इसमें 10 एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 वार्ड्स रख सकते हैं। इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। पंचायत सेक्रेटरी इसका एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जो पंचायत लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है। एंड इसका टेन्योर जो होता है पंचायत का होता है 5 इयर्स, है ना। तो ये आपने देखा डिटेल से। एंड हम देखते हैं कि जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत होती है, मतलब कई विलेज को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं। कोई विलेज के ग्रुप को मिलाकर हम ब्लॉक बना देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं जनपद पंचायत, है ना। उसी को हम बोल देते हैं जनपद पंचायत, है ना। तो ये क्या होता है कि जो इसका कंपोजिशन है जनपद पंचायत का, इसमें कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं। सबसे पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, है ना, मतलब जो ब्लॉक है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। जिस तरीके से जो ग्राम पंचायत है उसको वार्ड में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से जनपद पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है ना। तो उसके इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, सरपंच रहते हैं जो विलेज के, एमएलएज रहते हैं, एंड चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो रहते हैं उसके चेयरमैन रहते हैं। ये इसके मेंबर हैं, आप लोग याद रखिएगा कि मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं। एंड जो ब्लॉक का जनपद पंचायत का डिवीजन किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन किया जाता है इसका। जिस तरीके से ग्राम पंचायत का ब्लॉक्स में वार्ड में किया जाता है, इसी तरीके से जो ब्लॉक है या जो जनपद पंचायत है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन किया जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो संख्या होती है, पॉपुलेशन रहती है, वो 5000 रहती है। 5000 की पॉपुलेशन में हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से और जिस भी जनपद पंचायत में मतलब कम से कम मतलब लेस देन अगर 50,000 से पॉपुलेशन होती है, 50,000 से पॉपुलेशन रहती है, तो उसमें हम कम से कम 10
कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर कोई भी जनपद पंचायत है उसमें 50,000 से कम अगर पॉपुलेशन है तो हम रखेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर डिवाइड करेंगे तो कम से कम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी 10 एंड ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे 25, है ना। तो ये रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज के नंबर। जिस तरीके से हम ग्राम पंचायत को वार्ड में डिवाइड करते हैं ना, उसी तरीके से, है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन रहती है वो रहती है 50,000, है ना, 50,000 रहती है। और जो सीईओ जो होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वहाँ का रहता है वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है जो कि एग्जाम से निकल के आता है ना। जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब वो होता है जिसमें कोई भी पर्सन है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता, उसको कुछ इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, पहले से ही, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, या सरपंच हैं, एमएलए हैं, चेयरपर्सन हैं और कोऑपरेटिव्स के। ये मिलके क्या करते हैं, किसी पर्सन को प्रेसिडेंट बना देते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। डायरेक्ट लोगों के द्वारा, वहाँ के जो जनपद पंचायत है वहाँ के लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, जबकि ये जो मेंबर्स रहते हैं ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा जनपद पंचायत में हमने देखा कि ये इसका कंपोजिशन रहता है, कौन कौन से मेंबर रहते हैं, यानी इनका डिवीजन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, है ना। और इसका टेन्योर भी 5 ईयर रहता है, जो कि इसमें रहता है। टेन्योर इनका रहता है वो 5 ईयर रहता है ना, टेन्योर 5 ईयर रहता है इनका। और इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो फंडा यहाँ पे था कि जो मेजोरिटी जितनी होनी चाहिए 3/4 जो प्रेजेंट वोटिंग है एंड नॉट लेस देन 2/3 जो मेजोरिटी है ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का फंडा रहता है कि अगर हमें कोई पर्सन पसंद नहीं है जो हमने इलेक्ट कर दिया है तो हम उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटा सकते हैं। एंड देन हम देखेंगे जो जिला पंचायत रहती हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहती हैं, वो रहती है जिला पंचायत, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कंपोजिशन है वो है इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया गया है, जिला पंचायत में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, तो उसके इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मेंबर रहेगा, है ना। तो एंड एमएलए, एमपीज एंड चेयरपर्सन रहेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, डीएम रहता है ना। डीएम इसका मेंबर रहेगा जिला पंचायत का, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका डिवीजन किस तरीके से किया जाता है कि जो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फॉर्म करने के लिए कम से कम जो पॉपुलेशन होती है वो रहती है 50,000 पॉपुलेशन में हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं 50,000 पॉपुलेशन के लिए, है ना। इस तरीके से हमारा जिला पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड रहता है। और जो अगर कम से कम जिसमें 5 लाख से कम अगर पॉपुलेशन है तो उसमें कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी वो 10 रहेंगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो बना सकते हैं वो है 35, है ना। तो मतलब 10 to 35 कॉन्स्टिट्यूंसी हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 5 लाख से कम पॉपुलेशन है ना। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट तरीके से जिस तरीके से मतलब ये जो मेंबर्स रहते हैं जो जिला पंचायत के, वो मेंबर्स ही किसी को प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, है ना, और एंड वाइस प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। एंड इसका भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का फॉर्मूला यही फंडा रहता है कि अगर हमें किसी को भी जो हमने इलेक्ट मेंबर किया है अगर उसको हटाना है तो हम उसे हटा सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, है ना। जिसमें वोटिंग होती है अगर 3/4 तो जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं अगर वो वोट कर दें और जो मेजोरिटी जो वोटिंग की है अगर वो 2/3 अगर मेजोरिटी है टोटल प्रेजेंट में से, है ना, अगर वो फेवर में है तो उस पर्सन को वहां से हटा दिया जाएगा। एंड जो जिला पंचायत का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहता है वो रहता है आईएएस ऑफिसर। मोस्टली जो आईएएस ऑफिसर रहता है वही वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है एक जिला का, है ना। तो ये हमारा जिला पंचायत है ना। एंड इसमें क्या रहता है कि इस तरीके से जो एमपी है, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके से जो पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के थ्रू जो 1993 में ये अधिनियम लाया गया था, इसके थ्रू इस पूरे सिस्टम को डिवाइड किया गया था 3 टायर में, है ना। तो ये एमपी पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम लाया गया था 1993 में। उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम को डिवाइड किया गया, है ना, कि किस तरीके से वर्क करेगा, है ना, जो हमने पूरा अभी डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, है ना।
एंड इसके बाद ये रहता है कि जो इनके पास फंड कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा आता है ना, तो वो क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो जो फाइनेंस आता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड अदर पॉलिसीज़ के लिए, वो आता है। सेंटर भी इसको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, सेंटर प्रोवाइड कराता है। एंड स्टेट का फाइनेंस आता है, जैसे कि वो सेस है, सेस एक टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स है जो रहता है, उसे हम सेस बोलते हैं। एंड अदर टैक्सेस जैसे कि टोल ड्यूटीज़ वगैरह बहुत सारे टैक्सेस हैं, उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट भी मतलब जो फाइनेंस है वो इकट्ठा करती है ना। और विलेज कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि कोई भी इशू है, कोई भी केस है, वो विलेज लेवल पर ही सॉल्व किया जा सके, है ना। तो विलेज सेक्रेटरीट उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया जून 2004 को, है ना। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ग्राउंड लेवल पर उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को एंड जिला पंचायत को, जिससे कि जो हमारी कंट्री है एंड स्टेट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लो लेवल तक अच्छे से किया जा सके, है ना। तो ये था हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, है ना। और ये पूरा पंचायत वाला पूरा जो चैप्टर था हमारा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स पढ़ेंगे, है ना। वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है एंड लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके, है ना। तो